हे गाइस, कैसे आप लोग। बहुत बहुत स्वागत है आपका सुपर फास्ट क्लासेज यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम लोग सॉल्व करेंगे जो यूपी बोर्ड का लेटेस्ट मॉडल पेपर है। जी हाँ मेरे दोस्तों, यूपी बोर्ड द्वारा जारी आप लोग के बोर्ड परीक्षा 2022-23 के लिए यानी जो आप लोग का मार्च 2023 में यूपी बोर्ड का एग्जाम होने वाला है, उसके लिए क्लास 10th का हिंदी का पूरा मॉडल पेपर इस वीडियो में हम लोग सॉल्व करेंगे। ये यूपी बोर्ड के द्वारा खुद जारी किया गया है। जी हाँ मेरे दोस्त, ये यूपी बोर्ड के द्वारा जारी किया गया है। इसका मैंने पीडीएफ टेलीग्राम पे पहले ही डाल चुका है और पहले ही वीडियो बना चुका है कि इसको आप डाउनलोड कैसे करोगे। आप इसे डाउनलोड कर सकते हो। मैं इसका पूरा का पूरा ये देखिए प्रिंट आउट निकाल लिया हूँ, ठीक है, और आपको पूरा का पूरा सॉल्व करा रहा हूँ। तो चलिए हम लोग इसके सारे क्वेश्चन पूरा इस वीडियो में ये पूरा का पूरा मॉडल पेपर हम लोग सॉल्व करेंगे, एक भी क्वेश्चन को नहीं छोड़ेंगे। तो यार अगर आप अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन को भी दबा लेना, क्योंकि इस पूरे साल आप लोग के बोर्ड एग्जाम की तैयारी इस चैनल पे कराई जाएगी। बाकी आपको मतलब ये डाउनलोड करने नहीं आ रहा है तो वीडियो को अंत तक देखते रहिए। वीडियो के अंत में मैं आपको फिर एक बार बता दूंगा कि कैसे आप डाउनलोड कर सकते हो, ठीक है। चलो सबसे पहले आप लोग का टाइम उतना ही रहेगा, ठीक है। 3 घंटे 15 मिनट का पूर्णांक 70 मार्क का रहेगा। लेकिन आप सब जानते हो कि न्यू पैटर्न के अनुसार आप लोग का 20 मार्क का शुरू में ऑब्जेक्टिव प्रश्न आएगा, ठीक है। यहाँ पे आप लोग देख सकते हो हर एक सब्जेक्ट में ऐसा होगा और जिसका आंसर आपको OMR शीट पे भरना होगा, ठीक है। ये केवल ऑब्जेक्टिव वाला 20 नंबर का जो शुरू में आएगा। तो ये OMR शीट क्या होती है, इससे भी रिलेटेड मैंने वीडियो बना रखा है। OMR शीट आपको भर कर दिखा दिया है, तो आप चैनल पे जाकर देख सकते हो कि OMR शीट कैसे भरे, ठीक। बाकी देखो यहाँ पे लिखा भी है कि OMR शीट पर आपको देना होगा आंसर। चलो सबसे पहले हम खंड अ के अंतर्गत आप लोग का जो 20 अंक का बहुविकल्पीय प्रश्न है उनको सॉल्व करते हैं। सबसे पहला प्रश्न आप लोग देख सकते हो कि बाबू गुलाब राय किस युग के लेखक हैं, ठीक है। तो आप लोग याद रखिएगा, इसमें ऑप्शन है कि भारतेंद्र युग के, द्विवेदी युग के, या शुक्ल युग के, या शुक्लोत्तर युग के। तो आप लोग याद रखना जो जो बाबू गुलाब राय हैं वो द्विवेदी युग के एक प्रसिद्ध लेखक है। इस तरह से आप इस प्रश्न को कर सकते हो। पहला आपका उसमें रंग सकते हो इस तरह, सेकेंड ऑप्शन सही रहे तो सेकेंड में गोला ऐसे रंग सकते हो, ठीक है। मैं पहले बता चुका हूँ कि OMR शीट पे इसका आंसर कैसे लिखोगे, तो इस पर ज़्यादा मैं फोकस नहीं करूँगा। तो ये सेकेंड ऑप्शन सही है। चलो सेकेंड है कि चिंतामणि किस गद्य विधा की रचना है। भाई आप लोग का जो फर्स्ट चैप्टर है, ठीक है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी का, उनकी ही रचना है और निबंध विधा की रचना है। तो इस चीज़ को आप लोग याद रखिएगा, चिंतामणि निबंध विधा की रचना है, ठीक। चलो अगला हम लोग देख लेते हैं थर्ड प्रश्न की गबन किसकी रचना है। आपने पढ़ा होगा यार, कई बार इस प्रश्न को मैं करा चुका हूँ। गबन, गोदान गीत, ये सब किसकी रचना है, मुंशी प्रेमचंद जी की ये सब रचना है, ठीक। चलो अगला हम लोग प्रश्न देख लेते हैं भाई साहब। 3 ठे हमने प्रश्न कर लिया। इधर 4 नंबर, 1 मिनट इसको थोड़ा मैं ओके। चलो ये 4 नंबर यहाँ पे प्रश्न देख सकते हो आप लोग कि शुक्ल युग की समयावधि है 1936 से 1943 तक, या 1919 से 1938 तक, या 1900 से 1918 तक, या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका जो सही ऑप्शन है आप वो बताओ। तो देखो 4 का जो मतलब ऑप्शन ये सेकेंड है वो सही है कि 1919 से 1938 तक। देखो यहाँ पे थोड़ा मतलब आपको थोड़ा यहाँ पे मतलब 2-3 वर्षों का डिफरेंस कहीं कहीं मतलब देखने को मिल जाएगा, लेकिन मेन यही ऑप्शन सही है। क्लियर है। चलो अगला हम लोग देखते हैं। अगला है कि नीड़ का निर्माण फिर। यहाँ पे देखो काफ़ी इंपॉर्टेंट ये भी है कि नीड़ का निर्माण फिर किस विधा पे आधारित रचना है। देखो भाई नीड़ का निर्माण फिर और 2 मैंने इसमें बताया था, एक ये नीड़ का निर्माण फिर और एक क्या भूलूं क्या याद करूं। 2 मतलब रचनाएं हैं जो आत्मकथा विधा की रचना है हरिवंश राय बच्चन जी की, और सेम ये आपके एग्जाम में देखिएगा ये क्वेश्चन फंसेगा ही फंसेगा। एक नीड़ का निर्माण फिर या फिर क्या भूलूं क्या याद करूं, दोनों में से कोई एक आपके एग्जाम में आएगा ही आएगा। और ये दोनों जो रचनाएं हैं नीड़ का निर्माण फिर और क्या भूलूं क्या याद करूं, दोनों रचनाएं आत्मकथा विधा की रचना है। और किसकी है, तो हरिवंश राय बच्चन जी। और आत्मकथा जानते ही हो, अगर कोई लेखक अपने जीवन के बारे में स्वयं लिखे तो वही आत्मकथा होती है। चलो अगला है प्रिय प्रवास किस युग की रचना है, ठीक है। 6 नंबर प्रश्न है कि प्रिय प्रवास किस युग की रचना है, द्विवेदी युग की, भारतेंद्र युग की, प्रगतिवादी युग की, या छयवादी युग की। तो आप देखो कमेंट कर भी इसको बता सकते हो कि किस युग की रचना है। सबसे पहले तो प्रिय प्रवास किसकी रचना है इसको जान लेते हैं। देखिए जो प्रिय प्रवास है अयोध्या सिंह उपाध्याय की एक बहुत मतलब प्रसिद्ध रचना है। आप लोग याद रखिएगा, प्रिय प्रवास अयोध्या सिंह उपाध्याय जी की रचना है। अब हमें प्रश्न पूछा है कि किस युग की रचना है, द्विवेदी युग की, भारतेंद्र युग की, या प्रगतिवादी युग की, या छयवादी युग। तो भाई देखो ये द्विवेदी युग की रचना है, ठीक है।
प्रेप्रवास द्विवेदी युग की रचना है। चलो 6 नंबर के बाद हम 7 नंबर प्रश्न देख लेते हैं। 7 नंबर प्रश्न है कि मधुशाला किसकी रचना है। भाई मधुशाला आप लोग याद रखिएगा, ठीक है, हरिवंश राय बच्चन जी की एक फेमस रचना है मधुशाला। देखिए हरिवंश राय बच्चन जी की ये मधुशाला, नीड़ का निर्माण, फिर या क्या भूल किया याद करूं, ये 3 जो रचनाएं हैं काफ़ी फेमस हैं, तो इस चीज़ को आप लोग याद रखना। चलो अगला हम लोग प्रश्न देख लेते हैं। अगला हम लोग प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न ये 7 के बाद 8 नंबर की भारत भारती किसकी रचना है। आपने पढ़ा होगा, ठीक है, सियाराम शरणगुप्त या मैथिली शरणगुप्त या जयशंकर प्रसाद या महादेवी वर्मा। प्रश्न संख्या 8 का आप लोग आंसर दो कि कौन सा सही है। तो देखो भारत भारती भाई मैथिली शरणगुप्त जी की रचना है, ठीक है, काफ़ी फेमस रचना है। चलो अगला देख लेते हैं 9 नंबर प्रश्न कि आधुनिक काल कब से कब तक है या कब से कब तक माना जाता है। तो देखो आधुनिक काल का जो समय है वो 1883 से अब तक जो चला आ रहा है वो आधुनिक काल, और आधुनिक काल को कई पार्ट में बांटा गया है, ठीक। तो आप लोग याद रखना आधुनिक काल का समय सीमा तो सन 1843 से अब तक का जो समय है वही आधुनिक काल है, ठीक है, ये बाकी और सब गलत है। चलो अगला हम लोग प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न आप लोग देख सकते हो कि मतीराम किस युग के कवि हैं। ओके, प्रश्न संख्या 10 काफ़ी ये भी इंपॉर्टेंट है कि मतीराम किस युग के कवि है, आधुनिक काल के, आदिकाल के, भक्ति काल के, रीति काल के। तो देखिए जो मतीराम है ना वो रीति काल के एक फेमस कवि हैं, आप लोग इस चीज़ को याद रखिएगा। प्रश्न संख्या 10 का आंसर 4th है, ठीक। चलो हम लोग 10 प्रश्न कर लिए और हम लोग का जो 10 बाकी है इधर हम लोग कर लेते हैं। अब आप लोग का शायद ये ग्रामर सेक्शन से होगा, ठीक है, वो पहले आप लोग का गद्य और पद्य सेक्शन से था। चलो यहाँ पे सबसे पहला प्रश्न आप लोग देख सकते हो कि हास्य रस का स्थायी भाव है। जो हास्य रस होता है उसका स्थायी भाव क्या है भाई, हास्य यानी हंसी, जहाँ मतलब हंसी हो तो यहाँ पे देखो शोक गलत है, रति गलत है, निर्वेद गलत है, हास यहाँ पे ये सही है। हास्य रस का स्थायी भाव क्या होता है, हास या हंसी एक तरह से बोल सकते हैं, जहाँ हास्य का भाव उत्पन्न होता है, ठीक है, हंसी का भाव उत्पन्न होता है, वहाँ पे हास्य रस होता है। तो ये 3rd ऑप्शन सही है। अब देखो यहाँ पे ये सोहत ओधे पीठ पट श्याम सलोने गात मनौ निर्मणि शैल पर आथपु प्रयोग प्रकाश, ये प्रभात शायद यहाँ पे है, प्रकाश लिखा गया है। चलो कोई दिक्कत नहीं। उपरोक्त में कौन सा अलंकार है। देखो यहाँ पे मैं आपको बताना चाहूँगा कि प्रश्न संख्या जो 12 है ना, इसका सीधे सीधे आप लोग याद रखिए उत्प्रेक्षा अलंकार है, और ये आप लोग का जो हिंदी जो पद्य वाला भाग है ना उसमें ये मतलब ये लाइन्स मिल जाएंगी आपको, अगर आप मन से पढ़े होंगे तो कहीं ना कहीं ये लाइन्स आपको मिल जाएंगी। इसमें सीधे सीधे आप लोग याद रखिएगा उत्प्रेक्षा अलंकार है। अब मैं इसमें ज़्यादा डिटेल में नहीं जाना चाहूँगा, नहीं तो मुझे उत्प्रेक्षा अलंकार की यहाँ परिभाषा और वैसा सब कुछ बताना पड़ेगा। मैं एक मतलब अलंकार की, देखो अलंकार की, एक रस की, एक छंद की, तीनों की एक डिटेल्ड वीडियो लाऊंगा जिसमें मैं अलंकार के बारे में पूरा उसमें बताऊंगा, और जितने भी फेमस मतलब एग्जाम्पल हैं उनको मैं इंक्लूड करूंगा उस वीडियो में, और उसी में से देखना आप लोग के एग्जाम में फंस जाएगा। इसी तरह रस का भी करूंगा, इसी तरह छंद का भी करूंगा। तो यहाँ केवल ये याद रखो कि इसमें आप लोग का उत्प्रेक्षा अलंकार है, कैसे है उस पर मैं जाता नहीं हूँ, नहीं तो मतलब दिक्कत होगी। चलो ये 12 के बाद हम लोग 13 नंबर प्रश्न देख लेते हैं कि रोला छंद में कुल कितने चरण होते हैं। देखो यहाँ पे सबसे पहले तो ये चरण क्या होता है इस चीज़ को जान लेते हैं। देखो ये मतलब इसी के मतलब मैं एग्जाम्पल पे समझा देता हूँ, ऐसे ये है नहीं, ठीक है। ये रोला मनौ निर्मणि शैल पर आपने ऐसे पढ़ा होगा, मनौ निर्मणि शैल पर, और यहाँ कामा होता है, उसके बाद आत्पु प्रभात, सॉरी यहाँ से सोहत ओधे पीठ पटु, यहाँ कामा, और श्याम सलोने गात मनौ निर्मणि शैल पर, यहाँ कामा आत्पु प्रभात। देखो यहाँ कामा नहीं है लेकिन मैं एग्जाम्पल के तौर पे लगा दिया। आपने ऐसे मतलब लाइन से देखा होगा कि ऐसा लिखा है कामा, उसके बाद फिर लिखा है, फिर उसके बाद दूसरी लाइन में ऐसे कुछ लिखा है, फिर कामा, फिर लिखा है। तो इस प्रकार के आपने देखा होगा, इसी प्रकार के आप लोग के मतलब रोला होता है, ठीक है। और इसमें ये पहला होता है, इसको फर्स्ट चरण बोलते हैं, ये जो सेकंड होता है इसको सेकंड मतलब सेकंड, और ये जो यहाँ पे थर्ड होता है उसको थर्ड चरण, या फोर्थ होता है उसको फोर्थ चरण। तो यही होता है कि रोला छंद में कुल कितने चरण होते हैं, तो इसमें 4 चरण होते हैं, सिंपल है, ठीक है, और कोई दिक्कत नहीं होने वाली है यहाँ पे आपको। आप केवल याद रखिए रोला छंद में कुल कितने चरण होते हैं, तो 4 चरण होते हैं। चलो यहाँ पे आकर्षण शब्द में किस उपसर्ग का प्रयोग किया गया है। देखो आकर्षण भाई आ और कर्षण, यानी आ यहाँ पे उपसर्ग क्या होता है, जो किसी शब्द के पहले लगा हो, तो यहाँ आ है, क्या है वो उपसर्ग है, तो यहाँ पे आ, ये साफ साफ सही है। वी भाई गलत है, साफ साफ, मान गलत है, अक गलत, ये तीनों गलत साफ साफ है, ये 4th ऑप्शन सही है, ठीक। चलो अगला हम लोग देख लेते हैं। अगला प्रश्न है, यहाँ पे आप लोग देख सकते हो कि प्रत्यय के कितने भेद होते हैं। देखो प्रत्यय के आप लोगों ने मतलब ज़्यादा इसमें डिटेल में जाने को कोई जरूरत नहीं, सिंपल आप सीधे सीधे याद रखिए 2। आपने कृत और तद्धित प्रत्यय अगर नाम सुना होगा तो ठीक है, नहीं सुना है तो कोई दिक्कत नहीं, आप सीधे सीधे प्रत्यय के 2 भेद होते हैं, आप लोग याद रखिए कृत और तद्धित, ठीक। चलो यहाँ पे ये देखो, ये प्रश्न काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। यहाँ पे देखो ये क्या है,
पीताम्बर में कौन सा समास है। यहाँ पे बहुत सारे लड़के गलती करेंगे, ठीक है। पीताम्बर में कौन सा समास है। देखो ऐसे तो आप दो समास मतलब दो समास पे अगर आप ज़्यादा फोकस करते हो, द्वंद्व और द्विगु, द्वंद्व और द्विगु समास, तो इन्हीं मतलब दोनों में से आप लोग के एग्जाम में आएगा। ये थोड़ा अलग ये दे दिया है, हालांकि ये आप लोग का जो 30% सिलेबस रिड्यूस हुआ है उसमें से इसको हटा दिया गया है, ठीक है। ये मतलब ये आप लोग का बहुब्रीहि समास का उदाहरण है। कैसे, देखो पीताम्बर, पीताम्बर का मतलब अर्थ क्या निकलता है कि पीला है अंबर जिसका, अंबर मीन्स वस्त्र जिसका, यानी कृष्ण की यहाँ पे तीसरा इसका अर्थ निकल रहा है कृष्ण, ठीक है। यहाँ पे देखो पीताम्बर का अगर केवल इतना आप मतलब मैंने इस पे डिटेल में वीडियो बनाया था, तो उसमें बताया था कि पीताम्बर का केवल आप बोलते हो कि पीला है अंबर जिसका, यानी पीला है वस्त्र जिसका, बस इतना बोलते हो तो यहाँ कर्मधारय समास होगा। लेकिन पीला है वस्त्र जिसका अर्थात कृष्ण, इतना बोलोगे तो वहाँ बहुब्रीहि समास होगा, ठीक है। तो यहाँ पे आप कहोगे कि तब तो ये मतलब इसको दोनों में से मतलब इसका पीताम्बर का मतलब तो पीला है वस्त्र जिसका, या पीताम्बर मीन्स पीला है वस्त्र जिसका, इसका तीसरा अर्थ भी निकल रहा है अर्थात कृष्ण। तो यहाँ हम कौन सा चुनेंगे इन दोनों में से। तो हमेशा इन दोनों में अगर लफड़ा हो जाए भाई, तो समझ जाना कि वहाँ बहुब्रीहि बलवान है, बहुब्रीहि जीत जाएगा, ठीक है। तो बहुब्रीहि को यहाँ ट्रिक करना। चलो अगला हम लोग देखते हैं। तो यहाँ पीताम्बर में बहुब्रीहि समास है। 16 के बाद 17 नंबर क्वेश्चन है कि आंसू का तत्सम रूप है। देखो तत्सम रूप क्या होता है, इस चीज़ को भी समझने की जरूरत है। तत्सम रूप जैसे मतलब शुद्ध जो संस्कृत के शब्द होते हैं वही तत्सम होते हैं, और जो उसी से बिगड़े हुए शब्द होते हैं वो तद्भव शब्द होते हैं। तो ये आंसू क्या है, तद्भव शब्द है, इसका तत्सम बताना है। तो अश्रु है, अंशु है, आगे भी दो ऑप्शन है लेकिन यहीं पे मैं बताता हूँ अश्रु सही है। आंसू का तत्सम रूप अश्रु है, ठीक है। चलो अगला हम लोग प्रश्न देख लेते हैं। 17 के बाद 18 नंबर, देखो यहाँ पे जो उसके दो ऑप्शन है यहाँ पे है। चलो आगे हम लोग देख लेते हैं। ये तो दोनों सिंपल, रोना और आंख एकदम ऑप्शन गलत है। यण संधि का सूत्र है। देखो यण संधि, प्रश्न संख्या 18 हम लोग का क्या है कि यण संधि का सूत्र क्या है। आदगुण है, अक सवर्णे दीर्घ है, या इक्को यर्ची है, या वृद्धोरची है। देखो इसका आप सीधे सीधे याद रखना कि यण संधि का जो सूत्र है, ठीक है, वो आप लोग का जो इसका 18 नंबर प्रश्न का सही ऑप्शन है वो ये है, थर्ड नंबर इको यर्ची, ठीक है। इसको सीधे सीधा आप लोग याद रखना, इसमें कोई ट्रिक और कोई चीज़ नहीं होती, इसको याद ही करना पड़ता है, ठीक। चलो उसके बाद 19 नंबर प्रश्न देख लेते हैं। देखो ये भी याद करने वाली चीज़ है आप लोग का। फल का मैंने आपको बताया था कि मतलब कुछ आपको शब्द रूप याद करने पड़ेंगे, जैसे मधु का हो गया, नदी का हो गया और फल का हो गया। ये तीनों काफ़ी इंपॉर्टेंट है, आप याद कर लोगे यहाँ आप लोग का तो फंस जाएगा यही तीनों में से एक। फलस्य शब्द का वचन एवं विभक्ति हमें बताना है। तो आप लोगों को याद होगा फल का रूप, तो आप लोगों ने पढ़ा होगा ऐसे कि फलम फले फलानी, फलम फले फलानी, फलेन फलाभ्याम फलई, इसी तरह कर। तो ये फलस्य कब कहाँ आता है, ठीक है। तो देखिए फलस्य ना सातवें विभक्ति का रूप है, सातवीं विभक्ति का और एक वचन ही रूप है, ठीक है। फलस्य फलयो फलनाम आपने ऐसे पढ़ा होगा, तो षष्ठी विभक्ति एक वचन रूप है, फर्स्ट ही ऑप्शन सही है। बाकी इसका तो रूप आपको याद करना पड़ेगा और कोई तरीका नहीं है। चलो अगला हम लोग 13 के बाद 19 के बाद 20 नंबर प्रश्न देख लेते हैं। 20 नंबर प्रश्न क्या है कि अपठत धातु का वचन एवं पुरुष है। देखो आप एक धातु रूप में, ठीक है, पठ धातु का याद करना है। देखो तीन में से आएगा आप लोग का पठ, लिख और हंस, इन्हीं तीन धातुओं में से आप लोग का यहाँ पे एक प्रश्न पूछेगा। तो आप एक अगर पठ धातु का याद कर लेते हो तो उसी के आधार पे इसका भी बन जाएगा। तो इसमें क्या होता है कि ये मतलब इसमें 5 टाइप होते हैं, जैसे आपने पढ़ा होगा कि लोट लकार, लिट लकार, लड लकार, तो इसमें 5 टाइप होते हैं। तो पठ धातु का आप लोग का पाँचों मतलब टाइप में याद करना पड़ेगा। जैसे होता है एक पठती पठती पठता पठंती, एक होता है कि अपठत अपठताम अपठन, एक होता है पठिष्यति, एक होता है कि पठतु पठताम पठंतु, तो इसी तरह कर 5 होते हैं। तो यहाँ पे ये जो है उन्हीं में से एक है कि अपठत धातु का वचन एवं रूप है। तो देखो अपठत यहाँ आगे अ लगा है, और ऐसा हमें मतलब किस में देखने को मिलता है, ऐसा हमें भूतकाल में देखने को मिलता है, और भूतकाल को हम बोलते हैं लड लकार, ठीक है। क्या बोलते हैं, लड लकार। तो ये अपठत लड लकार का रूप है, और मतलब कौन सा है उसमें प्रथम पुरुष है, द्विवचन है, एक वचन है, मतलब द्विवचन एक वचन तो उसमें नहीं होता है, प्रथम पुरुष मध्यम पुरुष उत्तम पुरुष ऐसे होता है, ठीक है। तो कौन सा है मतलब धातु का कौन सा वचन और पुरुष है। तो देखो अपठत ये पहला ही है, मतलब अपठत अपठताम अपठन पहला ही है, यानी प्रथम पुरुष है, ठीक है, और एक वचन रूप है, ठीक है। इसका देखो तो इस प्रकार ये जो मतलब 20 प्रश्न संख्या 20 है, इसका आप लोग का कौन सा सही हो जाएगा, प्रथम पुरुष एक वचन, यहाँ पे द्विवचन है तो ये गलत हो जाएगा, प्रथम पुरुष एक वचन, ये सेकंड ऑप्शन सही हो जाएगा। क्लियर। चलो उसके बाद ये हम लोग के 20 नंबर प्रश्न के बाद हम लोग का आ जाता है प्रश्न जो 50 नंबर के आप लोग के वर्णात्मक प्रश्न होंगे, उनको सॉल्व करने की बारी। चलो हम लोग अब इसको सॉल्व कर लेते हैं।
एक मिनट, इसको थोड़ा मैं अरेंज कर लेता हूँ। रुको, या इसको मैं वो कर लेता हूँ, फोल्ड ही कर लेता हूँ। चलो कोई दिक्कत नहीं है, फोल्ड ही कर लिया, लेकिन फिर दिक्कत होगी ना। चलो चलो छोड़ो यार, ऐसे ही कर लेता हूँ। यहाँ पे देखो, यहाँ पे ये हम लोग का वर्णनात्मक प्रश्न खंड ब में आप लोग के 50 मार्क के आएंगे प्रश्न, क्योंकि 20 मार्क ऊपर हो गए और 50 मार्क ये, तो 70 मार्क आप लोग का हो जाएगा और 30 मार्क का प्रैक्टिकल, यानी 100 मार्क का पूरा आप लोग का पेपर हो जाएगा। तो इसको चलो हम लोग सॉल्व कर लेते हैं। यहाँ पे देखो हम लोग का ये फर्स्ट प्रश्न है, आप लोग देख सकते हो ऐसा कुछ आएगा कि निम्नलिखित गद्यांश पर आधारित 3 प्रश्नों के उत्तर दीजिए, और इसमें 2 गद्यांश देंगे, फर्स्ट और सेकेंड। देखो यहाँ पे ये फर्स्ट गद्यांश दिया है और इधर भी एक गद्यांश दिया है। देखो यहाँ पे अथवा कर यहाँ पे भी एक गद्यांश दिया है, तो वो पीछे वाला गद्यांश कीजिए, ये वाला आप गद्यांश कीजिए, या मतलब ये वाला कीजिए, ये आपके पास ऑप्शन है, ये वाला। दोनों में से किसी एक को करना है, और दोनों गद्यांश से रिलेटेड 3 थे प्रश्न पूछा है। अगर आप इनका उत्तर देते हो तीनों प्रश्नों का, तो आपको 3 × 2 यानी प्रत्येक प्रश्न का 2-2 मार्क यानी 6 मार्क मिलेगा। तो देखो यहाँ पे इसको हम लोग सॉल्व कर लेते हैं। देखो इसको पढ़ोगे तो यह कोई बात नहीं कि एक स्वभाव और रुचि के लोगों में ही मित्रता हो सकती है। यहाँ पे मित्रता शब्द आ गया, यहीं से आप पहचान गए सीधे सीधे कि आप लोग का फर्स्ट चैप्टर जो है मित्रता वाला, जिसको लिखा है आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने, उसी का ये मतलब ये लाइन से उसी का ये गद्यांश है। तो यहाँ पे प्रश्न फर्स्ट क्या पूछा है कि इसका संदर्भ लिखिए। तो संदर्भ कैसे लिखोगे? संदर्भ आपको पता चल गया कि इसके लेखक, ये गद्यांश जो है ये मतलब मित्रता नामक पाठ से है और जिसके लेखक आचार्य रामचंद्र शुक्ल है। तो आप लोग सिंपल संदर्भ कैसे लिखा जाता है? प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के मित्रता नामक पाठ से लिया गया है, जिसके लेखक आचार्य रामचंद्र शुक्ल है। सिंपल, तो ये इस प्रकार संदर्भ लिख लोगे, 2 मार्क आपको मिल जाएगा। अब गद्यांश ये मतलब जो रेखांकित अंश है, इसकी आपको व्याख्या करनी है कि यह कोई बात नहीं कि एक स्वभाव और रुचि के लोगों में ही मित्रता हो सकती है। तो आप इसका मतलब व्याख्या डालकर और अपने हिसाब से इसका बनाकर लिख लेना कि प्रस्तुत पंक्तियों के माध्यम से लेखक हमें यह बताना चाहते हैं कि 2 व्यक्ति मतलब समान रुचि या समान स्वभाव के होंगे तभी उनमें मित्रता होगी, मतलब ऐसा संभव नहीं होता है। ठीक है, तो मतलब जो भी इसका मतलब आप बनाकर लिख सकते हो। आप ये मतलब यहाँ तक आपको बनाकर लिख देना है अपने हिसाब से, इसको पढ़ कर, तो वो उसकी व्याख्या हो जाएगी। बाकी का भी मैं इसको डिटेल में पूरा लिखकर आपको बोर्ड परीक्षा की एकदम कॉपी पे लिखकर बताऊंगा। इतना मैं बता दिया, चलो काफ़ी है, तब तक के लिए आप कर लोगे, मैं जानता हूँ। ठीक है, उसके बाद यहाँ थर्ड एक प्रश्न है, यहाँ पे नॉर्मल ये प्रश्न है। आप पद्यांश पढ़ोगे तो इसका गद्यांश पढ़ोगे तो इसका आंसर आप आसानी से दे सकते हो। तो आप पढ़ना और इसका आंसर देने की कोशिश करना। अब देखो यहाँ पे भी ये गद्यांश है, तो ये जो गद्यांश है किससे है, तो इसको पढ़ो। हे भगवान, ये थोड़ा मतलब ये मतलब कठिन गद्य है, आपको जल्दी पकड़ में नहीं आएगा। हे भगवान, तब के लिए विपद के लिए इतना आयोजन, परम पिता की इच्छा के विरुद्ध इतना साहस, पिताजी क्या भीख न मिलेगी। इसको आप मतलब आपको शायद पकड़ना मुश्किल होगा, लेकिन हम लोग के लिए तो मतलब उतना भारी नहीं है। तो देखो ये आप लोग का जो सेकंड चैप्टर है ना, ममता, जिसको लिखा है, ठीक है, सेकंड जो चैप्टर है जिसको लिखा है जयशंकर प्रसाद जी ने। आप लोग का जो सेकंड चैप्टर है वो तो भाई उसको लिखा है जयशंकर प्रसाद जी ही ने। ठीक है, तो ये उसका है, तो उसका है, तो सिंपल से इसका संदर्भ कैसे लिखना है आपको, तो ऐसे कि प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के ममता नामक पाठ से लिया गया है, जिसके लेखक जयशंकर प्रसाद है। सिंपल, और यहाँ पे गद्यांश के रेखांकित अंश का भाव स्पष्ट कीजिए। मतलब ये जो इसका ये रेखांकित अंश है, इसका भाव स्पष्ट करना है, मतलब इसका क्या मतलब है आपको बताना है एक तरह से। ठीक है, और ये एक नॉर्मल प्रश्न है, इसको पढ़ोगे तो इसका भी आप आंसर दे लोगे। तो आप इसको कर लेना। बाकी मैं बता दिया कि किस चैप्टर का है और ये गद्यांश। ठीक है, तो चलो अगला हम लोग प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न रहेगा आप लोग का, जैसे ही गद्यांश से था उसी प्रकार ये पद्यांश से रहेगा। इसमें भी 2 रहेंगे, जैसे यह एक है और इससे रिलेटेड 3 प्रश्न यहाँ पे है, और यहाँ पे एक है और इससे रिलेटेड भी 3 प्रश्न होगा। लेकिन यहाँ पे भी अथवा का ऑप्शन रहेगा, ये ऊपर वाला कीजिए या ये नीचे वाला कीजिए, आपका मन। ठीक, तो देखो यहाँ ये चरण कमल बंदऊ हरिराय, ये जो आप लोग का फर्स्ट चैप्टर है। ठीक है, आप लोग का जो फर्स्ट ही चैप्टर है ना, सूरदास वाला। ठीक है, सूरदास वाला, ठीक है, जिसको आप पद है, सूरदास का पद वाला जो चैप्टर है, फर्स्ट ही सूरदास का जो चैप्टर है, उसी में का ये गद्यांश है। तो आप इसकी ये जो पद्यांश का संदर्भ है लिखते रहना, और रेखांकित अंश की इसमें व्याख्या यहाँ पे किया है। तो भाई इसका अगर अर्थ आपको मालूम है तो सिंपल उसका अर्थ एक तरह से यहाँ पे लिख दो, आपका एक तरह से वही व्याख्या टाइप का हो जाएगा। और उपयुक्त पंक्तियों में कौन सा अलंकार है, तो इसमें आप देख लो कौन सा अलंकार है उसके हिसाब से। बाकी मैं इसको बाद में एकदम डिटेल में सॉल्व कराऊंगा। चलो अगला हम लोग देख लेते हैं। इसमें अथवा वाला भी हम कर लेते हैं। ये आपको एग्जाम में केवल एक करना है, ये कीजिए या ये कीजिए, लेकिन मैं दोनों बता दे रहा हूँ, क्या दिक्कत। देखो ये है, सुनी सुंदर बैन सुधारण शाने, सयानी है
जानकी जानी भली, देखो ये तिरछे करी नैन तीन है, ये आप लोग का ना जो मतलब सेकेंड चैप्टर है, ये फर्स्ट चैप्टर से था और ये आपका सेकेंड चैप्टर से ही दे दिया। जो सेकेंड चैप्टर है आप लोग का शायद तुलसीदास वाला, ठीक है, उसी मतलब तुलसीदास वाला, और उसी में दो सिलेबल है आपका। एक सिलेबल है धनुष भंग वाला, एक क्या है धनुष भंग वाला, और उसी में एक दूसरा भी सिलेबल है कि वनपथ पर। तो उसी में जो वनपथ पर वाला सिलेबस है उसी में सिलेबस मैं नहीं बोल रहा हूँ सॉरी, सिलेबल, सिलेबल मीन्स मतलब तुलसीदास ने ही लिखा है, लेकिन उसमें एक तरह से बोल दीजिए कि पाठ के दो नाम है, दो पाठों को लिखा है, एक धनुष भंग एक वनपथ पर। तो उसी में वनपथ वाले से ये उठाया गया है, ठीक है। तो सिंपल इसका संदर्भ आप लोग कैसे लिखोगे कि प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के वनपथ या पहले इनका नाम लिख लो कि तुलसीदास द्वारा लिखित वनपथ पर नामक पाठ से दिया गया है। ऐसे सिंपली आप बनाकर अपने हिसाब से लिख लो, ठीक है। यार ये डिस्टर्ब कर रहा है थोड़ा, हाँ चलो। तो ये मैंने बता दिया किससे है, ठीक है। इसको लिखा है तुलसीदास जी ने, और जो वनपथ पर आप लोग का एक छोटा सा सिलेबल है या चैप्टर है उसी से लिया गया है, ओके। उसके बाद देखो थर्ड प्रश्न क्या होगा। थर्ड प्रश्न कुछ इस प्रकार का होगा कि आपको अब संस्कृत में आप लोग का क्या होगा कि दो यहाँ पे गद्य पाठ से दो गद्यांश दे देगा, यहाँ पे एक है और एक यहाँ पे देख सकते हो, और अथवा का आपको ऑप्शन रहेगा और ये 5 मार्क का रहेगा, आप लोग देख सकते हो। इसका आपको आंसर देना होगा। आंसर में क्या करना है कि इसका हिंदी मतलब अनुवाद करना है और इसका संदर्भ लिखना है। अब संदर्भ में इसका संदर्भ लिखते समय आपको लेखक का नाम नहीं लिखना पड़ता है, केवल आपको मतलब इस किस चैप्टर से लिया गया है उसको लिखना पड़ता है, ठीक। तो ये आप लोग का एस आर नगरी भारत संस्कृत भाषा केंद्र स्थली यह है, यहाँ पढ़ने पे आपको साफ साफ पता चल रहा है ये आप लोग का वाराणसी वाला चैप्टर है, उसी से लिया गया है, ठीक है। और ये जो अथवा में है ये मानव जीवन से संस्करण संस्कृति ही, ठीक है। अब आप इसको मान लो पढ़ रहे हो, समझ नहीं आ रहा है, अंत में आओगे तो ये अस्माकम संस्कृति, बार बार संस्कृति बोल रहा है। तो इस प्रकार आप लोग का जो आप लोग का मतलब हिंदी वाला पीछे एक चैप्टर है, आप लोग देखे होंगे भारतीय संस्कृति, तो ये भारतीय संस्कृति ऐसे आप पकड़ सकते हो। जो भारतीय संस्कृति वाला चैप्टर है उसी का ये गद्यांश है, ठीक है। तो इसको भी पकड़ ले तो आराम से इसका संदर्भ लिख देना, और आप इसकी मतलब इसका आपको हिंदी अनुवाद करना है कि इसका हिंदी अर्थ क्या है, उसका आपको 3 मार्क मिलेगा, और संदर्भ का 2 मार्क, यानी यहाँ से आपको 5 मार्क मिल जाएगा, ठीक। इसमें से आप ऊपर वाला कीजिए या नीचे वाला कीजिए, आपका मन दोनों में से कोई एक करना है। उसी प्रकार देखिए आपका एक गद्य पाठ से था, उसी प्रकार आपका पद्य पाठ से भी रहेगा। पद्य पाठ में आपके श्लोक रहेंगे, 2 श्लोक रहेंगे, और इसमें भी अथवा का ऑप्शन रहेगा। इन श्लोकों को आपको पहचानना होगा कि किस चैप्टर से हैं, और इसका क्या रहेगा, आपका संदर्भ लिखना रहेगा और प्लस हिंदी अनुवाद लिखना रहेगा, और ये 5 मार्क का होगा, ठीक। जैसे मानम हित्वा प्रियो भवती क्रोधम हित्वा न सोचती, तो ये मतलब जो है ये किससे है, तो ये मैं आपको केवल बता देता हूँ कि ये आप किस मतलब किस पाठ से है। और यहाँ जो अथवा वाला है इसको भी मैं बताता हूँ। अथवा वाला ये सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःख भाग् भवेत्, ठीक है। तो देखो ये मतलब आपका ये जो है ना, ये फर्स्ट वाला आप लोग देखिएगा, आप लोग का हिंदी में संस्कृत में पीछे ही एक जीवन सूत्राणी चैप्टर है, उसी का ये पद्यांश है, ठीक है, या श्लोक है, जो भी बोल लीजिए। और अथवा वाला ये जो है ये सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया, ये आप लोग का जो भारतीय संस्कृति मतलब है, ठीक है, चैप्टर जो अभी यहाँ हमने देखा ये वाला, इसी में का एक ये मतलब श्लोक है। तो श्लोक है तो ये पद्यांश के अंतर्गत चला जाता है, ठीक है। तो उसी में का ये है, तो आप अपने हिसाब से इसका क्या लिखना कि संदर्भ लिखते रहना, और इसका हिंदी अर्थ भी लिख देना, आपको 5 मार्क मिल जाएगा। बाकी मैं एकदम अच्छे से बोर्ड परीक्षा के एकदम कॉपी पे आपको एकदम एक एक चीज़ें लिख कर दिखाऊंगा, नो डाउट। मैं यहाँ पे केवल आपको सॉल्व करा दे रहा हूँ नॉर्मली, ठीक। उसके बाद देखो 5वां प्रश्न आप लोग का 3 नंबर का होगा, ये आप लोग का खंडकाव्य से रिलेटेड होगा, और खंडकाव्य हर जिले में अलग अलग आता है, तो देख लेना आप आपके ज़िले में कौन सा खंडकाव्य आता है, ठीक है। आप अपने टीचर से पूछ लेना अगर आपको नहीं मालूम है, और आप वो खंडकाव्य पढ़ लेना, क्योंकि इसको नहीं मैं नहीं बता पाऊँगा, क्योंकि ये यूपी बोर्ड का पेपर है, और यूपी बोर्ड में आप जानते हो कितने ज़िले हैं, और सभी जिलों के मतलब अधिकांशतः जिलों के अलग अलग क्या होते हैं कि खंडकाव्य होते हैं, खंडकाव्य आते हैं उनके एग्जाम में, तो फिर दिक्कत हो जाएगी। चलो कोई दिक्कत नहीं, इसको मैं छोड़ता हूँ, आप अपने टीचर से पूछ लेना कि सर हम कौन सा खंडकाव्य याद करें। बाकी चलो हम लोग अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न होगा 6 नंबर, यहाँ पे देख सकते हो 6 का क, और ये देखिए यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है, ये आप लोग का क्या होगा, ये आपका जीवन परिचय से रिलेटेड प्रश्न होगा। किससे रिलेटेड, 6 का क और 6 का ख, ये 2 प्रश्न होंगे। ये क होगा आप लोग के गद्य पाठ से, यानी गद्य के मतलब लेखकों का जीवन परिचय से, और ख होगा आप लोग के कवियों का जीवन परिचय यानी पद्य वाले पाठ से होगा। और ये देखो ये 5 मार्क का रहेगा, ठीक है। आप लोग को
3 मार्क जीवन परिचय लिखने को मिलेगा और उनकी एक प्रमुख रचना का नाम लिखने को आपको 2 मार्क मिलेगा, यानी 5 नंबर यहाँ से मिलेगा। आप जैसे जीवन परिचय लिखे और नीचे प्रमुख रचना ऐसे लिखकर और एक कोई उनकी एक रचना का नाम लिख दीजिए तो उसका 2 मार्क मिल जाएगा, यानी 3 2 5 नंबर का आपको ये पेपर में मतलब इस बार क्वेश्चन आएगा। पिछले साल ये कम शायद 3 मार्क में आता था, 2 मार्क का आप लोग को उनका जीवन परिचय लिखने का और 1 मार्क एक रचना का नाम लिखने को। ठीक, तो चलो ये तो आप लोग का नया पैटर्न है। तो आप कौन कौन सा जीवन परिचय याद करोगे जो आपके एग्जाम में फंस जाए? तो देखो, जयशंकर प्रसाद और आचार्य राम शुक्ल, गद्य में से तो इन दोनों को याद कर लेना। ठीक है, इन दोनों के अलावा आप तीसरा को ये याद कर लेना, लेकिन इन दोनों का याद कर लेना, आपके पेपर में 100% फंस जाएगा। ठीक है, 100% फंसेगा, इसकी मैं गारंटी दे सकता हूँ। ठीक, उसके अलावा देखो, अब आप पद्य में किसका किसका याद करोगे? तो देखो, पद्य में आप लोग एक तुलसीदास का और एक आप लोग एक किसी और का भी याद कर लेना, लाइक जैसे आपके सूरदास का भी याद कर सकते हो, सूरदास का याद कर लेना, सूरदास का। ठीक है, इन दोनों का याद कर लेना, सूरदास तुलसीदास। और उसके अलावा आप महादेवी वर्मा, इसमें दिया है नहीं दिया है, महादेवी वर्मा का एक याद कर लेना। तो 3 ठे हो गए, सूरदास तुलसीदास महादेवी वर्मा, 3 ठे मैं बता दिया, इन तीनों का याद कर लीजिएगा। और एक और याद कर लीजिएगा क्योंकि इसमें बहुत सारे लेसन है तो किसका आ जाए पता नहीं। एक आप सुमित्रानंदन पंत का याद कर सकते हो या बिहारी लाल का याद कर सकते हो, आप देख लेना अपने हिसाब से। लेकिन तुलसीदास, सूरदास और महादेवी वर्मा, इन तीनों का तो याद ही कर लेना, इन्हीं में से ज़्यादातर फंसता है। ठीक, चलो ये कौन कौन से इंपॉर्टेंट है मैंने बता भी दिया है, और बाकी मैं जयशंकर प्रसाद आचार्य रामचंद्र शुक्ल का जीवन परिचय लिखवा भी चुका हूँ। यहाँ मैं आ जाता हूँ अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न देखो, यहाँ पे रहेगा आपका श्लोक से रिलेटेड। ठीक है, यहाँ पे क्या रहेगा? श्लोक से रिलेटेड जो आप मतलब देखो यहाँ पे लिखा है कि अपनी पाठ्य पुस्तक में से कंठस्थ कोई एक श्लोक लिखिए जो इस प्रश्न पत्र में न आया हो। ठीक है, अब देखो यहाँ चालाकी मत ये कर देना कि यहाँ पे ये जो श्लोक था, इधर हमने देखा था 2 ठे श्लोक, यहाँ पे ये 2 ठे श्लोक हमने देखा तो इसी में से किसी एक को लिख दो। नहीं, यहाँ पे बोला है साफ साफ कि जो इस प्रश्न पत्र में ना है उसको लिखना है। तो देखो, श्लोक भी मैंने लिखवा रखा है, 3 काफ़ी आसान आसान श्लोक लिखवा रखा है। तो आप लोग हिंदी की प्लेलिस्ट में जाना, उसमें आपको मिल जाएगा। ठीक है, उसमें मैंने अभी ये एक सर्वे भद्राणी पश्यंतु वाला ये था। ठीक है, इसका एक और एक मरणम मंगलम वापि जय वापि पराजय सम्मयत वीरो वीर भावना ही वीरता, ऐसे कर कर एक है, और एक मुझे अभी याद नहीं आ रहा है, वाराणसी वाले से एक है। मतलब 3 ठे श्लोक है, काफ़ी आसान आसान मैंने लिखवा रखा है जो आपको आसानी से याद हो जाएंगे। तो आप उन तीनों को याद कर लेना। ठीक है, ओके, चलो उसके बाद 8वां प्रश्न रहेगा आप लोग का कि मतलब यहाँ पे 4 ठे प्रश्न देगा आप लोग का, ये संस्कृत से ही रहेगा, हिंदी संस्कृत से। और यहाँ पे आप लोग का क्या रहेगा कि 2 का उत्तर देना रहेगा। जैसे भारतीय संस्कृत मूलम की मस्ती पूर्व राजा का आसित चंद्रशेखर का आसित बीरह केन पूज्यते। तो इसमें से मान लो आपको ये 2 नीचे वाला लिखना है कि बीरह केन पूज्यते, आपको आसान लग रहा है तो इसको लिख लीजिए कि बीरह बीरेण पूज्यते, इसका हो जाएगा कि बीरह बीरेण पूज्यते। ठीक है, चंद्रशेखर कह आसित, तो भैया चंद्रशेखर प्रसिद्ध एक प्रसिद्ध क्रांतिकारी और देशभक्त था, तो चंद्रशेखर एक प्रसिद्ध क्रांतिकारी देशभक्त च आसित, ऐसे लिख देना। और ये अगर इसका मतलब इसका भी आपको आ रहा है तो आप इसमें से इसको एक छोड़ देना, मतलब आपको 2 ही लिखना है, पूर्व राजा का आसित तो पूर्व राजा एक भारत वीर आसित, सिंपल आपको ऐसे मतलब किसी 2 का ही लिखना है आपको। ठीक, 4 दिया है, इसमें से 2 का लिखना है। और आपको यहाँ पे देखो 2-2 मार्क यानी 4 मार्क मिल जाएंगे। थोड़ा थोड़ा आप लिखोगे आपको 4 मार्क फ्री में मिल जाएंगे, एक तरह से बोल सकते हैं, क्योंकि इसका काफ़ी छोटा आंसर, 1 लाइन का भी आंसर नहीं है। चलो अगला प्रश्न रहेगा यहाँ पे निबंध से रिलेटेड आप लोग का, और निबंध भैया 9 नंबर का आएगा, पहले 6 नंबर में आया करता था, इस बार 9 नंबर में आएगा, इस चीज़ को आप लोग ध्यान देना। और निबंध में अगर मैं बताऊँ इम्पोर्टेंट, तो मैंने आप लोग का 5 ठे काफ़ी इम्पोर्टेंट निबंध भी बता चुका हूँ, 5 की शायद 6 निबंध बता चुका हूँ, वो भी हिंदी के प्लेलिस्ट में आपको वीडियो मिल जाएगी। तो देखो मैंने पहले बहुत सारी वीडियो बना रखा है, आप पहली बार ये वीडियो देख रहे हो तो आप मतलब ये मत सोचना कि बहुत सारा मैंने वीडियो नहीं बनाया है, बहुत सारा वीडियो है। आप चैनल पे जाइए, प्लेलिस्ट में जाइए, हिंदी में जाइए, मैथ में जाइए, मतलब हर जगह बहुत सारी वीडियोज आपको मिल जाएंगी, हर एक टॉपिक पे वीडियो मिल जाएगी। ठीक है, तो इस प्रकार देखो हमने ये आप लोग का बोर्ड द्वारा जारी ये मॉडल पेपर था, इसको हमने सॉल्व कर लिया। बाकी देखो इसको डाउनलोड कैसे करना है। ठीक है, तो डाउनलोड इसको मैं आपको बता दूं, सबसे पहले तो अगर आप टेलीग्राम यूज करते हो तो टेलीग्राम पे ज्वाइन कर लेना। ठीक है, सुपर फास्ट क्लासेस कर टेलीग्राम है, आप सर्च करना और ज्वाइन कर लेना टेलीग्राम, वहीं पे आपको ये PDF मिल जाएगा, मैंने भेज रखा है। और उसके अलावा आप यूपी बोर्ड की जो ऑफिशियल साइट होती है ना, यूपी बोर्ड की जो ऑफिशियल साइट UPMSP उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा, UPMSP उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा परिषद, ठीक है,
इस पे आप जाकर इसको डाउनलोड कर सकते हो। अब यहाँ पे कहोगे कि कैसे भाई, तो इससे रिलेटेड मैंने वीडियो भी बना रखा है पूरा का पूरा कि कैसे डाउनलोड कर पाओगे। तो उसका लिंक इस वीडियो के मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, या यहाँ आपको साइड में दिखाई भी दे रहा होगा, ठीक है। यहाँ पे लिखा हुआ, तो उस पर आप क्लिक करोगे तो सीधे उस वीडियो पे चले जाओगे और आप वहाँ से उसको देख लेना, ठीक है। तो चलो मैं इसी प्रकार की आपसे नेक्स्ट वीडियो में मिलता हूँ, तब तक के लिए थैंक यू।